गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निशा यादव। आज हमारा जेआरएफ का सेकेंड क्लास है। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और क्वेश्चन सॉल्व इस अकॉर्डिंग कराऊंगी जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराने वाली हूँ। तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। धारा प्रभाव रूप से इंग्लिश और हिंदी बोलने की अक्षमता, मतलब धारा प्रभाव रूप से इंग्लिश और हिंदी बोलने की अक्षमता हो गया। औसत से बहुत नीचे बौद्धिक क्रियाशीलता, या फिर 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट हो जाना चाहिए। अंगीकार यानी एक्टिविटी क्रियाशीलता की क्षमता। तो आपका इसमें से 3 आंसर जो है वो सही है, या फिर ये फिर ये ABC। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बौद्धिक अक्षमता जो है वो होता क्या है। बौद्धिक अक्षमता तो AAIDD 2010 के अकॉर्डिंग बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक जो बुद्धि है, क्रियात्मक एवं अनुकूलन व्यवहार दोनों में सारभूत सीमितता पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग का बुद्धि है उसमें क्रियात्मक और अनुकूलन व्यवहार, जो मतलब हम लोग जो क्रिया करते हैं और जो अनुकूलन व्यवहार है उसमें एक सीमितता पाई गई है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक व्यवहारिक कौशल आते हैं। मतलब हम लोग के जो बौद्धिक अक्षमता है उसके अंदर हम लोग का जो दैनिक कार्य हो गया, सामाजिक कार्य हो गया और हमारा व्यवहार हो गया, हमारा कौशल, ये सब चीज़ें आती हैं। और क्या कहते हैं, ये जो हमारी अक्षमता होती है वो बच्चे में या फिर किसी भी व्यक्ति में 18 साल से पहले ही हमें पता चल जाता है कि इसकी जो बुद्धि है वो अक्षमता है या फिर इसकी बुद्धि ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपका एक मिल गया थर्ड कि 18 वर्ष की आयु से पहले इसका अभाव प्रकट हो जाता है। और बौद्धिक अक्षमता के लक्षण क्या क्या होते हैं? धीमी प्रतिक्रिया, स्पष्टता का अभाव। देखिए, धीमी प्रतिक्रिया, स्पष्टता का अभाव, सीखने में धीमापन, कम सक्षम, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, एकाग्रता का अभाव, जल्दी गुस्सा करना, याद रखने में कमी, विकास में देरी, ये हमारा क्या था? बौद्धिक अक्षमता के लक्षण हो गए। तो देखिए, बौद्धिक अक्षमता क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो ये चीज़ें हमें पता हो गई। तब हम आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि धारा प्रभाव रूप से इंग्लिश और हिंदी बोलने की अक्षमता, मतलब इसमें देखिए, जब जो व्यक्ति जल्दी से इंग्लिश और हिंदी नहीं बोल सकता है तो ये हमारा ये भी सही होगा। औसत से बहुत नीचे बौद्धिक क्रियाशीलता, देखिए इसमें क्या है, बौद्धिक क्रियाशीलता है लेकिन औसत से नीचे है, तो इसमें क्रियाशीलता है तो ये हमारा बौद्धिक अक्षमता में नहीं आएगा क्योंकि इसमें बौद्धिक क्रियाशीलताएं हो रही हैं। और थर्ड ये हमारा सही है, एक्टिविटी क्रियाशीलता की क्षमता, ये भी हमारा होगा। तो हमारा आंसर A, C और D, ये थर्ड वाला आंसर हमारा सही है। कौन सा आंसर सही है? थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है? सर्व शिक्षा अभियान SSA का आरंभ किस लिए किया गया था? शहरी क्षेत्र में हाई स्कूल शिक्षा का सर्वव्यापक बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूल शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। क्या है SSA का शुभारंभ क्या है? SSA सर्व शिक्षा अभियान, SSA को हम लोग सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। ये भारत सरकार का कार्यक्रम संविधान 86वें संशोधन में, मतलब जो ये कार्यक्रम है वो 86वें संशोधन में किया गया था। और ऐसे कब चालू किया गया था? 2000 से 2001 तक। स्कूल चले हम कविता है वो किसने लिखी थी? महमूद द्वारा। यह कविता महमूद द्वारा शिक्षा अभियान ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लिखी गई थी। जो स्कूल चले हम कविता जो है वो महमूद द्वारा लिखी गई थी। यह एक प्राथमिक शिक्षा है, मतलब जो ये SS है एक प्राथमिक शिक्षा है जो प्री स्कूल कहते हैं। जैसे 5-6 वर्ष के बच्चों, स्टार्टिंग की जो शिक्षाएं दी जाती हैं बच्चों को, वो है SSA। ठीक है, तो
हमारा क्वेश्चन क्या था, सर्व शिक्षा अभियान ऐसे आरंभ किस लिए किया गया था? शहरी क्षेत्रों में हाई स्कूल शिक्षा का सर्वव्यापक बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूल शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए, गैर औपचारिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए, या फिर प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए। तो जो SS है हमारा प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आप लोगों को कितना समझ में आ गया? मैं ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आपको पूरा डिटेल के साथ मैं बता रही हूँ, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप जो नहीं समझ में आता है उससे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 से 65 वर्ष के बीच को सबसे अधिक समस्या किस चीज़ में होती है? आँखों की देखभाल, चिकित्सा के ऑफिस में बड़े फॉन्ट आकार वाले दीवार की चार्ट पढ़ने में, ठीक है, गली की होल्डिंग पढ़ने में, समाचार पत्र पढ़ने में, टीवी प्रोग्राम देखने में। तो अक्सर हम लोग देखते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे दादाजी हो गए या फिर दादा दादी जो भी हो गए, उनको सबसे अधिक समस्या होती है समाचार पत्र पढ़ने में। तो इसका आंसर होगा समाचार पत्र पढ़ने में। नेक्स्ट क्या है, चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी चलाई जाती है, इसे कहते हैं दस्ती कठपुतली, नहीं, शैडो कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, या फिर रॉड कठपुतली। दस्ती तो आपका हो गए नहीं। अब ये बोला है रोशनी से चलाई जाती है, तो ये जाहिर सी बात है हम लोग का रोशनी से जब कठपुतली का जो प्रोग्राम होगा वो पर्दे के कपड़े के पर्दे पे होगा तो उसका एक शैडो बनता है, तो ये शैडो कठपुतली होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उन 3 प्रतिवर्ती क्रियाओं का चयन कीजिए जो एक सामान्य शिशु के 4 माह की आयु के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन प्रतिवर्तीय क्रियाएं में क्या क्या होता है। जैसे टॉनिक नेक हो गया, पामर ग्रेस्प हो गया, इन्वॉल्यूटरी शेकिंग हो गया, बबनस्की हो गया, फिर पलक झपकाना। तो पलक झपकाना तो आपको पता ही होगा, ये तो हम लोग का जीवन पर्यंत चलता है, हम अभी भी पलक झपकाते हैं। तो टॉनिक नेक, पामर ग्रेप्स, शकिंग या फिर बबिन्स्की क्या होता है, तो देखते हैं। चलिए, टॉनिक रेक रिफ्लेक्शन क्या है? ये गर्भाधान के 18 सप्ताह बाद टॉनिक नेक रिफ्लेक्शन शुरू होता है। जो ये हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्शन है वो हम लोग का जब गर्भधान जो होता है उसके 18 सप्ताह बाद ही ये शुरू हो जाता है। और यह प्रतिक्रिया 5 से 7 महीने के बच्चे, जब हमारा वो बच्चा वो 5 से 7 महीने तक नहीं हो जाता है तब तक यह प्रतिक्रिया चलती है। इसको टॉनिक रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में बच्चे का चेहरा बाईं ओर है तो उसका एक हाथ जो है, अगर बच्चे का चेहरा बाईं ओर है तो उसका एक हाथ जो है वो खुला हुआ होता है तथा दूसरा सिर के पास रहता है। देखिए, जैसे कि ये जो है ये हमारा टॉनिक नेक रिफ्लेक्शन है। देखिए, बच्चा इस साइड अपनी बाँह खोला है तो एक बाँह उसके सर के पास है। अगर इस पोजीशन में हमारा बच्चा है तो हम उस कहेंगे कि वो टॉनिक नेक रिफ्लेक्शन में है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन क्या है? रूटिंग रिफ्लेक्शन। क्या है रूटिंग रिफ्लेक्शन? इसमें बच्चे के मुंह के कोने के छूने पर बच्चा मुंह खोल गया, मतलब अगर किसी बच्चे के मुंह को हम लोग कोने को छुएंगे तो वह बच्चा मुंह को खोलेगा और उसको जिस दिशा में, यानी अगर आप उसके जिस साइड मुंह खोल रहे हैं वह उस साइड दिशा के साइड अपना मुंह खोलेगा और बच्चे को नेपल या फिर दूध जो भी स्तन बॉटल खोजने में यह जो है मदद करता है और वह अपना बॉटल जो है मुंह खोलेगा और बॉटल खोज लेगा और दूध पीना स्टार्ट कर देगा। और यह रिफ्लेक्शन जो है 4 महीने तक रहता है। यह रिफ्लेक्शन 4 महीने तक रहता है। ये देखिए, जैसे बच्चे की इस बच्चे के मुंह के कोने पे छुएंगे तो वह बच्चा मुंह खोलने लगता है और हम बॉटल डालते हैं और बच्चा अपना जो है दूध पीना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन हमारा है चूसो यानी शकिंग। जब बच्चे के मुंह के छत को छुआ जाता है तो बच्चा चूसना शुरू करता है। यह 32 सप्ताह से शुरू नहीं होता है, मतलब जो ये रिफ्लेक्शन है 32 सप्ताह से शुरू नहीं होता है और 36वें सप्ताह तक पूरा ये विकसित नहीं हो पाता है।
ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग सकिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मोरो रिफ्लेक्शन क्या है? यह रिफ्लेक्शन गर्भ के 28 और 32वें सप्ताह के बीच में विकसित होता है। जो मतलब गर्भ होता है उसके 28 और 32 सप्ताह तक ये विकसित हो जाता है और उम्र के 2 से 6 महीने में ये गायब। ये मतलब ये जो मतलब रिफ्लेक्शन है, मोरो रिफ्लेक्शन है, वो 2 से 6 महीने तक रहता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। ठीक है। और यह समर्थन अचानक नुकसान की प्रतिक्रिया है। ये मतलब नुकसान की प्रतिक्रिया है। इसमें 3 अलग अलग घटके शामिल है। कौन कौन के? जैसे बाहें फैलाना, बाहों को अंदर खींचना, रोना। ये 3 जो है मैरो रिफ्लेक्शन में आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है? पामर ग्रेस्प। पामर ग्रेस्प क्या है? यह रिफ्लेक्शन तब होता है जब बच्चा 5 या 6 महीने का नहीं हो जाता। इसमें बच्चे की हथेली के कोने पर छूने पर बच्चा हथेली को मोड़ लेता होगा। आपने कभी गौर किया होगा, अगर आप किसी बच्चे को अपनी छोटे बच्चे को उसके हथेली पे अपनी उंगली रखते हैं तो वो आपका उंगली पकड़ लेता है। तो ये किस लिए होता है? ये जो रिफ्लेक्शन है वो बच्चे का रिफ्लेक्शन जो है वो पामर ग्रेस्प रिफ्लेक्शन के कारण वो बच्चा जो है आपकी जो उंगली को वो अपनी हथेली के से मोड़ लेता है। और ये जो है 5 से 6 महीने तक ही रिफ्लेक्शन रहता है। बब्निस्की क्या होता है? यह आमतौर पर 2 साल की उम्र के शिशुओं में मौजूद होता है। ये 2 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उसमें होता है। जब पैर में एक विशिष्ट उपकरण मतलब से अगर पैर को रगड़ेंगे या फिर जो भी अपनी उंगलियों से उसको रगड़ेंगे तो वो अपनी उंगलियों को फैलाएगा, खोलेगा। और इसका उद्देश्य पैर में एकमात्र नुकसान से बचाना। मतलब अगर आप उसके पैर को रगड़ते हैं या फिर किसी चीज़ से टच करते हैं किसी बच्चे को, आपने ध्यान देंगे तो वो अपनी सबसे बड़ी उंगली को फैलाता है और 2 छोटी उंगलियों को वो मोड़ता है। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन जो होते हैं बच्चों में, इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी दिखाई देती है उसे बब्निस्की एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि कौन कौन सा रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा क्या कहते हैं 4 महीने की 4 माह की आयु तक समाप्त हो जाती है। तो कौन कौन सा है? टोनिक नेक रिफ्लेक्शन जो है हमारा ये समाप्त हो जाता है। और पामर ग्रेप्स भी और सकिंग, ये 3 जो है हमारा 4 माह तक जो है बच्चे में समाप्त हो जाता है। पलके झपकाना हमारा मतलब जीवन पर्यंत ही रहता है। हम अभी भी पलके झपकाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ICMR 2010 के अनुसार 10-12 वर्ष की लड़कियों के लिए ऊर्जा के लिए आनुवांशिक आहार मात्रा कितना होगा? ठीक है। तो इसका मतलब 2010 के अनुसार जो है ICMR के अकॉर्डिंग 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन एक 10 से 12 वर्ष की लड़कियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, ICMR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका गठन 1911 में IRF के रूप में किया गया था। IRF के रूप में इसका गठन किया गया था। बाद में 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR रख दिया गया। मतलब जो ICMR है सबसे पहला इसका गठन जो हुआ था IRF के रूप में हुआ था, फिर इसके बाद इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग 10 से 12 वर्ष की लड़कियों को 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेना आवश्यक है। अब हम संकर्षण से संदर्भित है गतिविधि के अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग, बाहुकार्य मल्टीटास्किंग करने की क्षमता, मशीन पर दक्षता के साथ काम करने की क्षमता, दिए गए कार्य को पूरा करने के अंतर्प्रेरणा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको संकर्षण क्या होता है इसे जानना ज़रूरी है। जब हम इसका मतलब ही नहीं जानेंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो संकर्षण का मतलब होता है खींचकर निकालना। ठीक है। और संयोग का साधन,
ये दो मतलब हमारा संस्करण का होता है। तो खींच कर निकालना, तो ये आपका ऑप्शन है गतिविधि में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग। संयोग का साधन जो गया ये भी हो गया, फीलिंग भी आ गया और खींचे जाने वाले, खींच कर निकालना, मतलब हमारा सब आंसर ही पहला आंसर हमारा सही हुआ, गति में अंतर्निष्ठ जड़त्व द्वारा खींचे जाने की फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वह सिद्धांत जो अनुकृत अथवा प्रेरणा ज्ञान पर बल देता है कहलाता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सेक्सुअल सिद्धांत, सामाजिक सीख सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब जब तक हमें ये चारों सिद्धांत के बारे में पता नहीं होगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये क्या है, ये जो अनुकूलन अथवा प्रेरणा ज्ञान का सिद्धांत किस पर बल देता है। सबसे पहला क्या है हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का सिद्धांत है। एरिक इरेक्शन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आइए मनोसामाजिक सिद्धांत को देख लेते हैं, ये क्या है मनोसामाजिक सिद्धांत। ये सिद्धांत देखिए एरिक इरेक्सन का ये सिद्धांत है। एरिक इरेक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया, सामाजिक कारकों पर महत्व को बल दिया। एरिक इरेक्सन जो है उन्होंने अपना जो सिद्धांत है उससे जो हमारा फेराइड के सिद्धांत से कुछ मिलता जुलता उनसे कंपेयर करता हुआ सिद्धांत उन्होंने दिया है। एरिक इरेक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। शैशवावस्था हमारा जो है विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें क्या है कि आप लोग क्या कहते हैं, जो आप मैं बोल रही हूँ कुछ चीज़ें आप नोट भी करते हुए चलिए, क्योंकि मैं हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मेंशन की हूँ। मैं कुछ चीज़ें बोल रही हूँ जो आपको ठीक मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है, इससे आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और आप अगर वापस चाहें तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं शैशवावस्था मतलब विश्वास बनाम अविश्वास क्या है। एरिक्सन के द्वारा क्या है कि विश्वास बना अविश्वास क्या है? मनोसामाजिक विकास का ये जो है सबसे पहली अवस्था है। अगर आपको पूछा जाए एरिक्सन की सबसे पहली अवस्था क्या है तो शैशवावस्था जो विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था है। इसमें क्या है कि शैशवावस्था में की आयु में जन्म से लेकर 1 साल तक, ये जो है हमारा जन्म से लेकर 1 साल तक की अवस्था है। इसमें बच्चा स्वयं तथा दूसरों पर विश्वास की भावना का विकास होता है। इसमें बच्चा जो है स्वयं तथा दूसरों पे विश्वास करना सीखता है। और इस अवस्था में बच्चे पे सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता? अपनी माँ का पड़ता है। अगर उसका माँ के प्रति अगर व्यवहार मतलब उसकी माँ का अपने बच्चे के प्रति अगर व्यवहार अच्छा हुआ तो बच्चा को अपनी माँ के प्रति विश्वास हो जाएगा। वह विश्वास करने लगेगा, हाँ ये मतलब मेरे लिए माँ प्रोटेक्टिव है। तो जो शैशवावस्था में सबसे अधिक बच्चे पर असर माँ का पड़ता है। इस अवस्था में बच्चा विश्वास की भावना का विकास होता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब स्टार्टिंग बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है। यह 2 साल से 3 साल तक चलता है। यह फेराइड के मनोलैंगिक विकास के गुदावस्था से समानता रखती है। जो फेराइड का मनोलैंगिक विकास है उसकी गुदावस्था से ये समानता रखती है। इसमें बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है तथा साथ ही साथ में उससे आत्मनिर्भर नियंत्रण एवं आत्मसंयम का गुण भी विकसित होता है। मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का गुण विकसित होता है। ये इस वजह से, और इसमें बच्चे में थोड़ी सी शर्म और वह शर्म लिहाज जो होता है वो जानने लगता है। और ये सिद्धांत जो है फेराडे के जो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत हैं उससे उसकी जो गुदावस्था है उससे मेल खाता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मनोसामाजिक विकास की ये जो तीसरी अवस्था है फेराइड के मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधान अवस्था से मिलती है। मैंने पहले ही बोला था कि एरिक्सन ने अपनी अवस्था जो अपनी ये अवस्थाएं हैं सामाजिक कारकों हैं वो फेराडे के मनोलैंगिक या मनोसामाजिक सिद्धांत से मेल खाती हुई अवस्थाएं बताई है। और तो फिर नेक्स्ट हमारा खेल अवस्था जो है ये किस उम्र में होता है? 4 से 6 साल तक की बच्चों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे में अपने
जीवन का एक लक्ष्य, मतलब इस अवस्था में बच्चा अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है कि एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता के साथ साथ बिना किसी के डर से वो उस कार्य को प्राप्त करने में समर्थन का भी विकास होता है। मतलब वो आप इस उम्र में आप देखेंगे बच्चे में एक अलग सी भावना है, वो खेल कूद या फिर किसी भी फील्ड में एक अपना लक्ष्य बनता है तथा उसे प्राप्त करना चाहता है, बिना किसी डर के वो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ये जो इच्छा होती है वो 4 से 6 साल के बच्चों में विकसित हो जाती है। इसे हम खेल अवस्था या फिर पहल शक्ति बनाम दोषिता की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता। ये 6 साल की उम्र से प्रारंभ होकर 12 साल की आयु तक होता है। इस अवस्था में बच्चा पहली बार स्कूल के माध्यम में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। 6 साल से पहले हम लोग बच्चों को घर पे शिक्षा देते हैं, उसके माता पिता या फिर अगल बगल भाई बहन या फिर समाज से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो शिक्षा पढ़ती है। लेकिन अब बच्चा स्कूल गया तो उससे अब स्कूल का इन्वायरमेंट चेंज होता है, उससे शिक्षा अब औपचारिक रूप से शिक्षा वो ग्रहण करने लगा। ठीक है, तो इसे हम स्कूली अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका सभ्यता। क्या होता है किशोरावस्था 12 वर्ष से लगभग 20 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था जो है वो 12 वर्ष से 20 वर्ष तक होती है। ठीक है, इस अवस्था में किशोर में 2 प्रकार की मनोसामाजिक पहलुओं का विकास होता है। पहला क्या है, अहम पहचान नाम पहलू। ठीक है, दूसरा भूमिका पहचान संक्रांति नामक ऋणात्मक पहलू। पहला क्या है, धनात्मक होता है पहलू और दूसरा ऋणात्मक पहलू। ये 2 पहलुओं का इसमें विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है तरुण वयस्का अवस्था, घनिष्ठ बनाम विकृति। ये जो तरुण वयस्का अवस्था है, ये हमारा इसमें व्यक्ति जो है विवाह का प्रारंभिक जीवन जो प्रवेश करता है। मतलब अब जो व्यक्ति है वो अपने विवाहिक जीवन को प्रारंभिक अवस्था इसका स्टार्ट करता है। 20 से 30 वर्ष की अवस्था ये मानी जाती है, 20 से 30 वर्ष की अवस्था। इसमें व्यक्ति समाज परिवार के सदस्यों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। मतलब इस वाली अवस्था में वो समाज से हो गया, संबंधी हो गया, मतलब एक अलग घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। जब वो संबंध नहीं स्थापित कर पाता है तो वो विलगत, मतलब वो उसका विलगत जो है बढ़ने की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार में मनोविकार या फिर गैर सामाजिक होने लगता है। जब वो संबंध स्थापित नहीं कर पाता है तो वो चिड़चिड़ापन, मतलब उसमें अलग से एक व्यवहार बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो वो जो है कि लोगों से दूर होने लगता है, उसका सामाजिक व्यवहार है वो गैर सामाजिक व्यवहार में बदल जाता है, मनोविकार होने लगता है वो व्यक्ति जब वो घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। तो ये कौन सा है, तरुण वयस्का अवस्था, घनिष्ठ बनाम विकृति। मतलब इसमें आपका संबंध अच्छा भी हो सकता है और आपके संबंध खराब भी बन सकते हैं लोगों से, समाज से, परिवार से। ये हमारा छठा अवस्था था एरिक्सन के अकॉर्डिंग। 7वां अवस्था क्या है, मध्य वयस्क अवस्था, जन्नात्मक बनाम स्थिरता। ये 30 से 65 वर्ष की उम्र मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में जन्नात्मक की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति क्या बोलेंगे, इस अवस्था में जो है आते आते व्यक्ति जो है एक माता पिता बन जाता है। वो अपने बच्चों के लिए जन्नात्मकता क्या होता है, वो अपने जन्नात्मक भावना क्या होता है, वो अपने के से ज़्यादा वो अपने बच्चों के लिए सोचने लगता है। उनका उससे ज़्यादा ही उनका भविष्य के बारे में ज़्यादा उस चीज़ें परेशान करने लगती है। ये उम्र है 30 से 65 वर्ष की उम्र। ठीक है, इसमें जन्नात्मकता की भावना आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परिपक्वता अवस्था, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। यह अवस्था जो है 65 से अधिक वर्ष की उम्र से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। इसमें जो 65 मतलब कि वो अब व्यक्ति जो है बूढ़ा हो चुका है। इसमें व्यक्ति को ज़्यादा केयर, मतलब इसको ज़्यादा केयर चाहिए होता है। अगर उसे उतना प्यार केयर नहीं मिलता है तो वो निराश होने लगता है। ठीक है, ये हमारा था एरिक्सन के अकॉर्डिंग
मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। तो आपको मनोसामाजिक विकास क्या है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या था कि फिजिकल सेक्सुअल थ्योरी, ये किसका है? मनोलैंगिक, इसको मनोलैंगिक विकास भी कहते हैं। ये सिगमंड फ्राइड का है। किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। इसमें फ्राइड ने इसमें लैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी अवस्था है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अप्रत्यक्ष अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, तो फैराडे के अकॉर्डिंग जो मुखी अवस्था है वो 2 प्रकार की होती है, मुखी चूषण अवस्था और मुखी दर्शन अवस्था। और ये जो मुखी अवस्था है ये जन्म से लेकर 8 महीने तक होती है। और मुखी चूषण अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 8 महीने तक, और जन्म से लेकर 6 से लेकर 17 मास तक मूसी दंसन अवस्था होती है। ठीक है, गुदी अवस्था जो होती है वो 8 महीने से लेके 4 साल तक, ये जो है 8 महीने से लेके 4 साल तक होती है। ये दो प्रकार की गुदा निष्कासन और गुदा अवधारण। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसे मल मूत्र त्याग करने में बहुत संतुष्टि मिलती है। लिंग प्रधान अवस्था, ये अवस्था 3 साल से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये जो होता है इसमें बच्चे में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस उत्पन्न हो जाती हैं, इसे लिंग प्रधान अवस्था कहते हैं। बच्चे में ये 3 साल से 7 साल तक होते हैं। बच्चे में लिंग भेद मतलब स्त्री पुरुष मतलब लड़का लड़की में अंतर समझ में आने लगता है इस अवस्था में। अप्रत्यक्ष अवस्था ये 7 साल से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है, जनेंद्रिय अवस्था ये 12 से 20 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये हम लोग का सिगमंड फ्राइडे के अकॉर्डिंग थी। सिगमंड फ्राइडे ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं दी हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सीख सिद्धांत। सामाजिक सीख सिद्धांत, ये जो है सामाजिक सीख सिद्धांत किसका है? सीखने की प्रतिक्रिया और सामाजिक व्यवहार का एक सिद्धांत है। सीखने की प्रतिक्रिया और सामाजिक जो व्यवहार है उसका यह एक सिद्धांत है। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक सीख, तो सीखना विशुद्ध रूप से व्यवहारिक नहीं है बल्कि एक संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया है। यह एक संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया है। ठीक है, एक व्यवहार को देखकर और व्यवहार के परिणामों को देखकर सीखना हो सकता है। मतलब कि क्या है, एक किसी को हम देखकर भी सीख लेते हैं। भूमिका निभाना और सीखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। सुदृढ़ीकरण, सीखना एक भूमिका निभाना और लेकिन सीखने के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं है। शिक्षार्थी सूचना का निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है। अनुभूति पर्यावरण और व्यवहार को परस्पर एक दूसरे से प्रभावित करता है। यहाँ पे क्या है कि जो सामाजिक सीख सिद्धांत है इसमें बताया गया है कि आप समाज से किस तरह सीख रहे हैं। हम समाज से देखकर सीखते हैं और स्कूल जाकर जो होते हैं अपने शिक्षार्थियों से या फिर अपने दोस्तों से सीखते हैं। और क्या कहते हैं, ये सीखना एक संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, जो हमारे व्यवहार में है, हम देख के सीखते हैं, करके सीखते हैं, साथ में रह के सीखते हैं। तो सामाजिक सीख का सिद्धांत यही कहता है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये किसका है? वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के जो व्यवहार है वो बालकों पर ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक सामाजिक विकास होता है। बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। अब हमारा जो ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास है उसमें बालक का मतलब जो बच्चे का बहुत ज़्यादा इफेक्ट, हमारे समाज का इफेक्ट जो बच्चे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हमारे पास पड़ोस के लोग अच्छे हैं तो हमारा बच्चा जो है वो उसके अंदर अच्छी चीज़ें आएंगी। मानसिक कार्य पे आधारित होता है या एक मानसिक कार्य पे भी आधारित, उसका जब जो वो देखेगा उसके मस्तिष्क पे वही चीज़ें असर करेंगी।
तो बालक के चीज़ वही असर करेंगी तो वो वही चीज़ें सीखेगा। सामाजिक अंतर क्रिया द्वारा बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। जो समाज में उसकी क्रियाएं चल रही होती हैं वो अगर देखिए हम देखते हैं अक्सर बच्चे लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो उनके अंदर वो लड़ाई झगड़े की भावना आ जाती है। बालक में दो प्रकार की स्पीच सीखी जाती है, एक इनर स्पीच और एक इंटरनल स्पीच। इनर स्पीच क्या होता है, ठीक है, विचारों से उत्पन्न मतलब मस्तिष्क में उत्पन्न विचार आंतरिक वाणी, मतलब जो अंदर हम लोग मतलब वो बोलता नहीं लेकिन अंदर उसके जो विचार आते हैं वो हमारा इनर स्पीच कहलाता है। और इंटरनल इसको शाब्दिक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बालक अपने विचारों को ध्वनियों परिवर्तन कर देता है, दूसरे से बातचीत करता है। और तो मतलब अगर एक तो हो गया इनर, जो बच्चा बोलता नहीं है वो अपने मन ही मन में जो भी होता है देख के सीख के जो भी भावनाएं अपने अंदर ही रहता है उसको हम लोग इनर स्पीच करते हैं। और इंटरनल वो उस चीज़ को बोल देता है, बता देता है, उससे प्रकट कर देता है, उसे एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। ये दो प्रकार की स्पीच बच्चे में होती है और ये दोनों स्पीच बच्चे को समाज से उत्पन्न होती है। इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। इसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में बताया, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत, सामाजिक सीख सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये इसके बारे में बता दिया है। तो अब क्या है, वह सिद्धांत जो अनुकूलित अथवा प्रेरणा ज्ञान का बल देता है। अनुकृत प्रेरणा ज्ञान को बल देता है वो सिद्धांत क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोसामाजिक सिद्धांत तो नहीं हो सकता है, ठीक है। साइकोसेक्सुअल, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी नहीं हो सकता है। प्रेरणा, क्योंकि इसमें प्रेरणा और एक ज्ञान पर बल दिया गया है। सिद्धांत अनुकृति प्रेरणा और ज्ञान, मतलब हम लोग का यहाँ पे है सामाजिक सीख। हमें सीखने से ही हमें प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, ये चीज़ें हमें सीखने पे मिलते हैं। तो ये सामाजिक सीख जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, युवा माता पिता के लिए विद्यालय पूर्व प्रिय स्कूल में आयोजित कार्यशाला बच्चे को देखभाल की सर्वोत्तम व्यवहार की विशेषता स्पष्ट करती है। प्रोन्नत किए गए प्रमुख क्षेत्रों को चयन कीजिए, ठीक है। जो युवा माता पिता हैं उनके लिए प्रिय स्कूल में आयोजित कार्यशाला है बच्चों की देखभाल का सर्वोत्तम व्यवहार की विशेषता स्पष्ट करती है, ठीक है, विशेषता स्पष्ट करती है। प्रोन्नत किए गए प्रमुख क्षेत्रों में खेल का महत्व, सुसंगत अनुशासन, संतुलित आहार, न्यूनतम 2 घंटे की स्क्रीन समय, फिर बच्चों के साथ वार्तालाप। तो सबसे पहले क्या होता है, जो युवा माता पिता के विद्यालय में प्रिय स्कूल में आयोजित कार्यशाला बच्चों की देखभाल की सर्वोत्तम व्यवहार की विशेषता स्पष्ट करती है, वो है खेल कूद का महत्व हो सकता है, ठीक है। सुसंगत अनुशासन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और संतुलित आहार। ये तीनों हमारा सही आंसर है, क्योंकि न्यूनतम 2 घंटे की स्क्रीन का समय, ये तो कोई है नहीं। बच्चों से वार्तालाप तो हमेशा होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, खेल का महत्व होना चाहिए, सुसंगत अनुशासन होना चाहिए, संतुलित आहार। ये 3 चीज़ हमारा होना चाहिए, यानी ABC हमारा फर्स्ट आंसर जो है हमारा सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने UGC नेट JRF का सॉल्व पेपर जो है आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा क्वेश्चन पेपर आता कैसे है ये भी पता चल जाएगा, और हम लोग क्वेश्चन आए हुए एक एक टॉपिक को एक एक कर क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको और किस तरह समझा सकती हूँ मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।